Hello guys, welcome back to my channel, and today I'm here with another topic, a variety of life, chapter number 5 of first year biology. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे टेक्सोनॉमी की डेफिनेशन से। टेक्सोनॉमी इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन द बेस ऑफ सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस। अब सबसे पहले टेक्सोनॉमी होती क्या है कि फॉर एग्जांपल अगर किसी एक साइंटिस्ट ने कोई एक नया ऑर्गेनिज्म डिस्कवर किया है तो उसकी सिमिलैरिटीज़ किसी किंगडम के थ्रू, फॉर एग्जांपल अगर अगर उस वो ऑर्गेनिज्म कुछ ना कुछ उसकी सिमिलैरिटीज़ आ रही है किंगडम फंजाई से, ठीक है, तो उसकी सिमिलैरिटीज़ को कंपेयर एंड कंट्रास्ट करवाते हैं कि वो कितनी चीज़ें उससे सिमिलर हैं फंजाई से और कितनी चीज़ें डिससिमिलर है। तो जितनी ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ होती हैं जिस भी किंगडम से या जिस भी फाइलम के थ्रू, तो उसको उस किंगडम में डाल देते हैं, उस फाइलम में प्लेस कर देते हैं। तो ये वाली ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन द बेस ऑफ सिमिलैरिटीज़ एंड डिससिमिलैरिटीज़ इज़ नोन एज टेक्सोनॉमी। उसके बाद है कि क्लासिफिकेशन किस किस बेसिस पे हो रही है। तो 4 करेक्टरिस्टिक्स होते हैं जिनके बेसिस पे टोटल बायोलॉजी में क्लासिफिकेशंस होती हैं। एक एक करके हम सारे के सारे पढ़ेंगे, ठीक है। पेपर में अगर आपके पास टेक्सोनॉमी की डेफिनेशन है तो आपने ये लिखना है। उसके बाद अगर नीड्स एंड द बेसिस ऑफ द क्लासिफिकेशन है तो आपने ये चारों पॉइंट्स को लिखना है। ना सिर्फ लिखना है बल्कि इसको डिस्क्राइब भी करना है। सबसे पहले होमोलॉजी। होमोलॉजी क्या होती है कि वो स्टडी होती है जिसके अंदर हम कंपेरिजन करते हैं डिफरेंट ऑर्गेनिज्म का एक दूसरे। फॉर एग्जांपल अगर एक ऑर्गेनिज्म है जैसे बर्ड है और दूसरा है ह्यूमन बींग, तो उनकी ऑर्गन्स के अकॉर्डिंगली जो डिफरेंस होते हैं उसको कहते हैं होमोलॉजी, ठीक है। होमोलॉजी वो वाली ब्रांच होती है या वो वाली स्टडी होती है जिसके अंदर ऑर्गन्स जो होते हैं सिमिलर होते हैं, उनका स्ट्रक्चर एक जैसा होता है लेकिन वो फंक्शन डिफरेंट परफॉर्म कर रहे होते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारी लिम्स होती हैं, जो हमारे लिम्स मतलब जो हमारे हाथ पाँव की हड्डियाँ होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा हद तक सिमिलर, मतलब स्ट्रक्चर वाइज सिमिलर होती हैं लाइन की, हॉर्सेस की, बर्ड्स की या डिफरेंट होमोलोगस ऑर्गन्स की। इसको कह रहे होते हैं, ये होती है होमोलॉजी। तो जिस भी ऑर्गेनिज्म की सिमिलैरिटीज़ होती हैं अकॉर्डिंग टू देयर ऑर्गन स्ट्रक्चर, उस वाले करेक्टरिस्टिक्स को कहते हैं, उस वाले ऑर्गन को कहते हैं होमोलोगस ऑर्गन। सही है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास बायोकेमिस्ट्री, ठीक है। अब इन्होंने यहाँ पे इस एग्जाम्पल दिया। उसके बाद नेक्स्ट है बायोकेमिस्ट्री। तो जब सबसे पहले आते हैं जो भी ऑर्गेनिज्म डिस्कवर किया जाएगा सबसे पहले उनको होमोलॉजी की बेसिस के ऊपर क्लासीफाई किया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन, अगर होमोलॉजी के बेसिस पे क्लासिफिकेशन नहीं हो पा रही है तो हम नेक्स्ट करते हैं बायोकेमिस्ट्री। तो वो वाली स्टडी जिसके अंदर अब किसी भी ऑर्गेनिज्म की केमिकल कॉम्पोजिशन पढ़ते हैं कि उसके अंदर फॉर एग्जाम्पल अगर कार्बोहाइड्रेट्स हैं तो किस तरीके के कार्बोहाइड्रेट्स हैं, कौन से वाले कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ठीक है। तो उनकी जो केमिकल कॉम्पोजिशन होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म की, उसकी बेसिस पे जो क्लासिफिकेशन होती है उसको कहते हैं बायोकेमिस्ट्री या केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी केमिकल की क्लासिफिकेशन, किसी भी ऑर्गेनिज्म की क्लासिफिकेशन के लिए, क्योंकि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म या हर स्पीशीज की क्लासिफिकेशन दूसरी होती है अकॉर्डिंग टू द बायोकेमिस्ट्री। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बींग के अंदर डिफरेंट कंपाउंड्स होंगे जो किसी लॉयन में या किसी टाइगर में प्रेजेंट नहीं होंगे। इसी तरीके से टाइगर या लॉयन में डिफरेंट तरीके के ऐसे कंपाउंड्स होंगे जो ह्यूमन बींग में प्रेजेंट नहीं होंगे। इसलिए क्लासिफिकेशन ऑन द बेस ऑफ बायोकेमिस्ट्री इज वेरी क्रूशियल अमंग द ऑर्गेनिजम्स and among the grouping when you are going to do the grouping of organism basically in taxonomy. उसके बाद नेक्स्ट है साइटोलॉजी। साइटो मतलब होता है सेल। तो कभी भी किसी भी ऑर्गेनिज्म की डिफ्रेंसीशन या उसकी सिमिलैरिटी या डिससिमिलैरिटी की बेसिस पे उसकी जो क्लासिफिकेशन कर रहे होते हैं वो उसके सेल के अकॉर्डिंगली उसको कहते हैं, वो होती है उसकी साइटोलॉजी। तो स्टडी ऑफ फंक्शन, स्ट्रक्चर एंड कॉम्पोजिशन ऑफ द सेल इज नोन एज साइटोलॉजी। दीज सेल्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म आर डिफरेंट इन देयर स्ट्रक्चर। मतलब जितना एक ऑर्गेनिज्म, फॉर एग्जाम्पल प्लांट सेल इज डिफरेंट फ्रॉम द एनिमल सेल। तो क्योंकि हमने उसके सेल को देखा है, उसके सेल के ऑर्गेनील्स को देखा है, उसके सेल के स्ट्रक्चर को देखा है। तो एक सेल जो दूसरे सेल से डिफरेंशिएट कर रहा है कि कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जिनके न्यूक्लियस इनकम्प्लीट होते हैं तो उनको हम प्रोकैरियोट्स कहते हैं, कुछ सेल्स ऐसे हैं जिनके न्यूक्लियस कंप्लीटेड होते हैं उनको हम कह देते हैं कि वो यूकैरियोट्स। इस तरीके से प्लांट और एनिमल सेल डिफरेंट स्ट्रक्चर के होते हैं। तो इस तरीके से साइटोलॉजी भी हेल्प कर रही होती है एक ऑर्गेनिज्म को दूसरे ऑर्गेनिज्म से क्लासीफाई करने में। अगर साइटोलॉजी से भी सही क्लासीफाई नहीं हो सकता तो नेक्स्ट आते हैं हम जेनेटिक्स पे। तो द स्टडी ऑफ जीन्स, क्रोमोसोम एंड ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन इज नोन एज जेनेटिक। कि मतलब एक ऑर्गेनिज्म का डीएनए किसी दूसरे किसी उसी के डॉटर सेल्स के अंदर या उसी के ऑफस्प्रिंग के अंदर जा रहा है तो उसके बेसिस पे भी उनके डीएनए के कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पे उसके क्रोमोसोम किस तरीके से काम कर रहे हैं, उसका डीएनए क्या किस तरीके का बना हुआ है, उसके बेसिस पे भी जीन्स मतलब जेनेटिक्स के थ्रू उसकी क्लासिफिकेशन होती है। जीन्स एंड क्रोमोसोम ऑल्सो मेंटेन द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड जनरेशन आफ्टर जनरेशन। तो एक जनरेशन फॉर एग्जाम्पल हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं उनका जीन हमारे पेरेंट्स में ट्रांसफ़र हुआ, हमारे पेरेंट्स का जीन हम में ट्रांसफ़र हुआ, हमारा जीन हमारे 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 ऑफस्प्रिंग्स में ट्रांसफ़र होगा। तो इस तरीके से जनरेशन टू जनरेशन जीन्स या कैरेक्टर से ट्रांसफ़र होते रहते हैं। तो जीन्स को एज अ इंपॉर्टेंट फैक्टर क्लासीफाई करते हैं क्योंकि इसी के बेसिस पे जो मेन क्लासिफिकेशन होती है वो जेनेटिक्स ही की बेसिस पे होती है।
उसके बाद नेक्स्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज़। तो सबसे पहले आते हैं हमारे पास कि डिफरेंट ऑर्गेनिज्म डिफरेंट तरीके से क्लासीफाई किए जाते हैं, लेकिन उनका मेन स्ट्रक्चर या फंक्शन क्लासिफिकेशन का सेम होता है। सबसे छोटा जो होता है वो होता है स्पीशी, उसके बाद उसका जीनस होता है, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, डिवीजन और किंगडम। ठीक है, SGFOCD के। तो इस तरीके से आप इसको याद रख लें, जब इसको आप पेपर में लिखेंगे तो इसके साथ कोई ना कोई या तो वीट की एग्जांपल लिख लें या हाउस फ्लाई की एग्जांपल लिख लें, लेकिन आपने सबको लिखना होगा। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। तो बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर वो वाली प्रोसेस या प्रोसीजर होता है जिसके अंदर हम एक स्पीशी के नेम को क्लासीफाई या लिखते किस तरीके से, उसको कहते हैं, वो होता है बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। जब दो डिफरेंट वर्ड्स होते हैं तो उस लिविंग ऑर्गेनिज्म को, तो उसको लिखने का तरीका कहते हैं उसको बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। व्हेन देयर आर टू वर्ड्स ऑफ द name of living organism, it is called binomial nomenclature. Binomial nomenclature have been introduced by scientist Linnaeus. एक साइंटिस्ट था Linnaeus जिसने इस पूरे के पूरी क्लासिफिकेशन के प्रोसीजर को एक्सप्लेन किया था, इसलिए उसको कहते हैं कि वो होता है फादर ऑफ टेक्सोनॉमी, मतलब ग्रुपिंग का फादर जो है वो है कैरोलस लीनियस। उसके बाद नेक्स्ट है फर्स्ट नेम। अब जब हम क्लासीफाई कर रहे हैं तो दो नेम्स आते हैं, एक होता है जीनस का नेम जो फर्स्ट नेम होता है और दूसरा नेम होता है स्पीशी का नेम। तो हम हमेशा जितने भी जीनस के नेम लिखते हैं उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिख रही हूँ रोज़ा इंडिका, ये रोज़ का एक नेम होता है, तो रोज़ा का आर हमेशा कैपिटल होगा और इंडिका का आई हमेशा स्मॉल होगा। इसके अलावा हमारे पास जो भी नेम लिखते हैं जैसे रोज़ा इंडिका, तो ये दोनों नेम या तो मैं इटैलिक लेटर्स में लिखूँ या अगर मैं इसको नॉर्मल लेटर्स में लिख रही हूँ तो इसके नीचे मैंने अंडरलाइन करना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरीके से क्लासिफिकेशन होती है। उसके बाद नेक्स्ट है 2 to 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो इसमें उन्होंने बताया कि सबसे पहले दो तरह के किंगडम्स बताए थे। एक था एनिमल किंगडम जिसके अंदर सारे के सारे एनिमल्स को क्लासीफाई कर दिया था, एक था प्लांट किंगडम जिसके अंदर सारे के सारे प्लांट्स को क्लासीफाई कर दिया था। एनिमल वो वाले ऑर्गेनिजम्स है जो हेटेरोट्रॉफिक, मतलब जो अपना खाना खुद नहीं प्रिपेयर कर सकते, जिनके अंदर सेल ना तो सेल वॉल है ना तो क्लोरोफिल है। और प्लांट किंगडम वो होते हैं जिनके जो खुद ऑटोट्रॉफिक, मतलब जिनके पास एबिलिटी होती है कि वो फूड की प्रिपरेशन कर सकें। और दूसरा क्या होता है जिसके पास सेल वॉल होती है और जिनका क्लोरोफिल, या तो कुछ ऐसे एनिमल्स प्लांट्स होते हैं जिनके पास क्लोरोफिल होते हैं और कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिनके पास क्लोरोफिल नहीं होता। तो इन दो बेसिस पे इसको कहते थे टू किंगडम क्लासिफिकेशन। उसके बाद फिर क्या हो गया, डिफरेंट तरीके के ऑर्गेनिज्म डिस्कवर होते गए, तो फंजाई आए, बैक्टीरिया आए, वायरसेस आए, तो इनकी क्लासीफाई करना बहुत मुश्किल हो गया था। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, 2 के बाद हमारे पास कौन सी किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन है, 5 किंगडम की क्लासिफिकेशन है। तो डिफरेंट तरीके की जैसे जैसे डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स आते गए वैसे वैसे डिफरेंट तरीके की क्लासिफिकेशन बढ़ने लग गए। तो अब जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है वो किसने दी थी, रॉबर्ट विटाकर, मार्गिलिस और श्वार्ट्ज हैं। इन सब की क्लासिफिकेशन के आपने सिर्फ नेम्स याद रखने हैं और आपने याद रखना है कि किस तरीके से कौन सा ऑर्गेनिज्म किस तरीके से क्लासीफाई हुआ था। ठीक है, अब जितनी भी प्रॉब्लम्स हुई थी उन्होंने यहाँ पे डिस्कवर किए। लास्ट था हमारे पास सबसे एडवांस जो आज तक हम पढ़ते आ रहे हैं वो है 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन में हमने रॉबर्ट एच विटेकर ने इसको डिस्क्राइब किया था या इसको पूरा का पूरा इंट्रोड्यूस करवाया था। तो इसके थ्रू जो 5 किंगडम क्लासीफाई किए थे, तो एक था किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। तो मोनेरा वो वाले ऑर्गेनिज्म होते थे जो एक तो यूनिसेलुलर होते थे और वो प्रोकैरियोट्स होते थे। इसके अलावा फिर प्रोटिस्टा आ गए। प्रोटिस्टा वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो यूनिसेलुलर हैं, यूकैरियोट्स और डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ ऑर्गेनिज्म पर रिलाई कर रहे होते हैं। नेक्स्ट है फंजाई। तो फंजाई वो वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो नॉन क्लोरोफिल ऐसे मल्टी सेल्यूलर हैं और वो बैक्टीरियो या हेट्रोट्रॉफिक होते हैं, वो किसी और के ऊपर रिलाई कर रहे होते हैं। प्लांट वो होते हैं जो खुद ऑटोट्रॉफिक होते हैं, सेल वॉल भी होती है, इसके बाद क्लोरोफिल भी होता है और यूकैरियोटिक होते हैं, फोटोसिंथेसिस करवा सकते हैं। एनिमलिया आपको पता है हेट्रोट्रॉफ होता है, मल्टी सेलर होता है, यूकैरियोटिक होता है, लेकिन इनके पास सेल वॉल नहीं होती, सिर्फ सेल मेम्ब्रेन होती है। तो इस तरीके से 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन इंट्रोड्यूस करवाई थी। अब इन्होंने इसमें जब भी पेपर में आपके पास आए तो आपने बस ये सारी चीज़ें लिखनी होंगी इसमें, और इसके अलावा आपने कुछ ऐसा ख़ास नहीं लिखना है। ठीक है, अब ये वाला इसके बाद मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपसे इसका पार्ट 2 डिस्कस करूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपनी दुआओं में याद रखिएगा और मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर कीजिए। आई होप दिस वीडियो हेल्प्ड यू अ लॉट इन लर्निंग चैप्टर नंबर 5 वैरायटी ऑफ लाइफ। थैंक यू, बाय।